हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज से अपन कुछ नया करेंगे। नया करेंगे मतलब सर कुछ नया पढ़ाएंगे? नहीं, नया नहीं पढ़ाएंगे। जो तौर तरीका है पढ़ाने का थोड़ा अलग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग ने पढ़ाई शुरू कर दी रहेगी और ऑलमोस्ट खत्म भी हो चुका रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी दिसंबर मंथ आ चुका है। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देख लिए रहेंगे और मैंने भी तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, एसपी को लेके, ओसी को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके भी। तो 2024 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बस बहुत सारे बच्चे लोग ने देख लिए रहेंगे, बट सर्टन बच्चे लोग का चाहिए रिवीजन कि फटाफट में समझाइए कि क्या है कंसेप्ट। ऑलरेडी डिटेल वाले वीडियोस मेरे सभी चैप्टर्स के आपको यहाँ पे जो एसपी का आज से शुरुआत करेंगे, जहाँ पे 12 चैप्टर्स है, आपको सभी चैप्टर्स मैंने डिटेल में पढ़ा है लास्ट ईयर, तो उधर से देख सकते हो। इस साल भी ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स मैंने डिटेल में पढ़ा है, तो उधर से भी आप क्या कर सकते हो, प्ले लिस्ट पे मेरी एसपी की पूरी प्ले लिस्ट दिखेगी आपको 12th स्टैंडर्ड की, आप वहां से क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। बट आज से नया तरीका क्या होगा पढ़ने का, मतलब नई स्ट्रेटेजीज क्या होगी, क्योंकि हार्डली देखने जाओगे तो 2 महीना ही है आपके पास अपने हाथ में, कि जहां पे आपको रिविजन्स करना है, सब पढ़ना है, ये करना है, पेपर सॉल्व करना है, सब मैनेजमेंट करना है। तो फिर फटाफट अभी सब चीजें कैसे करेंगे वो तुम लोग को आज से यहाँ से मिलेगा, कि यहाँ पे मैं तुम लोग के लिए ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स के लिए सब छोटे छोटे वीडियोस लेके आऊंगा, मतलब 15-20 मिनट्स के, जहाँ पे एक एक कंसेप्ट फटाफट में समझेंगे, एक एक चैप्टर्स को फटाफट में क्या करके समझेंगे, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1। आज से शुरुआत करेंगे जो होगा इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। मैंने तुमको डे 1 से बोलते आ रहा हूँ कि एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। आपको एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है एसपी का, एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, क्योंकि कहा ना कहा एक चैप्टर एक दूसरे से क्या है, लिंकअप है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके अंदर कोई नाम पे से मालूम गिर रहा है कि कोई इंट्रोडक्शन है किसका, कॉर्पोरेट फाइनेंस का। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप, क्या ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस, या तो कॉर्पोरेट का फाइनेंस, कंपनी का फाइनेंस, सिंपल लैंग्वेज में मुझे बोलना है। तो इसके अंदर ना आपको एक समरी फॉर्म में इन लोगों ने बोला कि ये चैप्टर्स में आप पढ़ोगे क्या, जैसे कि मीनिंग क्या होगा कॉर्पोरेट फाइनेंस के, भाई कंपनी को डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए जो फंड की जरूरत होती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, जो भी फंड इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, मतलब बॉटम ऑफ द लाइन ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खून चाहिए। वैसे ही कंपनी को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, उसके अंदर पैसा क्या चाहिए, फाइनेंस जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं तुम लोग को दिख रहा है कि आप लोगों को ये चैप्टर्स के अंदर क्या क्या कवर किया है, यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। मीनिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस, की कंपनी का बिजनेस के अंदर पैसे का, मनी का, फाइनेंस का बिजनेस के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आपको एग्जाम के अंदर पूछते हैं जनरली। कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है जनरली 2, अगर ब्रॉड लेवल में अगर डिवाइड करूं तो पैसे की तो जरूरत होती है। अगर मुझे डिवाइड करना है कि कौन से टाइप के पैसे की जरूरत होती है, तो एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। कैपिटल का मतलब ही होता है कंपनी में जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो जनरली 2 टाइप का कैपिटल, जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सपोज कि फॉर एग्जांपल आज मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जनरली मैं पहले डिवाइड करूंगा कि भाई मुझे वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, मतलब डे टू डे अफेयर्स के लिए। सर्कुलर कैपिटल भी बोलते हैं उसको, ऑल्सो कॉल्ड है, ध्यान से सुनो क्या बोलते हैं, सर्कुलर कैपिटल भी बोलते हैं। और दूसरा होगा फिक्स कैपिटल, कि भाई अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई आईटी का बिजनेस है, अज्यूम करो, तो मुझे कॉम्पिटेंस चाहिएगा। जो भी वो कॉम्पिटेंस में बाय करूंगा वो मेरा फिक्स कैपिटल होगा, क्योंकि वो मुझे डे टू डे बिजनेस, मतलब मैं डे टू डे वो कॉम्पिटेंस थोड़ी बाय करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई मुझे सर्विस का बिजनेस है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सर्विस के अंदर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है एज कंपेयर टू गुड्स वाले बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो मुझे पहले तो डिवाइड करना है कि मेरा बिजनेस कैसा है, उसके अंदर मुझे कितना फिक्स कैपिटल लगेगा और कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो वो एक ब्रॉडर लेवल में आपको एक्सप्लेन किया है कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसका डिफरेंस बिटवीन भी आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आज ए सेशन में। बाद में आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर्स होता क्या है। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब देखो नाम में तो मालूम गिर रहा है कैपिटल, मतलब कैपिटल्स के भी डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं कि आप कौन से फॉर्म में बिजनेस के अंदर पैसा ला सकते हो। जनरली 2 वे आउट, मतलब मैं ब्रॉड लेवल पे डिवाइड करूं तो जनरली 2 वे आउट निकल के आता है। एक होता है ओन कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल या तो मैं खुद का बिजनेस में पैसा डालूं, खुद का डालूंगा पैसा अपने जेब से, उसको बोलते हैं ओन कैपिटल। या तो दूसरा, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बाहर से पब्लिक से पैसा लूंगा। बाहर से पैसा लूंगा मतलब बाहर से पैसा लूंगा, लाइक काइंड ऑफ बैंक लोन बोल सकते हो आप,
पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से आपने लोन ले लिया, या तो फिर फॉर एग्जांपल आपने डिबेंचर्स ले लिए, मतलब डिबेंचर्स ले लिए मतलब आपने पैसा लिया और उसके बदले में आपने उसको क्या दिया, डिबेंचर्स दिया, तो दीज आर द नथिंग बट बोरोड कैपिटल। तो अगर ब्रॉड लेवल में बात करो कैपिटल स्ट्रक्चर बनता कैसा है, जो आपने जनरली असेट्स सॉरी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड लिखते हो, इक्विटी के साइड आपने क्या लिखते हो, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन अर्निंग नथिंग बट रिजर्व एंड सरप्लस, वो सब क्या है, ओन कैपिटल। उसके नीचे आप क्या लिखते हो, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ लोन लिया तो वो लोन हो गई, तो दीज आर द नथिंग बट बोरोड कैपिटल। तो इस सबसे पैसा आ गया कंपनी के अंदर, वो पैसा आप कहां डालते हो, बिजनेस के अंदर डालते हो, मतलब आप असेट साइड इन्वेस्ट करते हो। समझ में आ रहा है? आप देखते हो ना कि असेट्स एंड आपकी लायबिलिटीज टैली क्यों हो जाती है। सबका क्वेश्चन बहुत जनरली किसको आता नहीं है माइंड में कि भाई असेट, आपने कभी पूछा भी नहीं रहेगा किसी अपने प्रोफेसर से, 11th पास आउट हो गया आपने, पूरा 11th में भी फाइनल अकाउंट था जहां पे भी अपन देखते थे असेट्स एंड लायबिलिटी टैली हो जाता है। इक्विटी अभी 12th में आ गया रहेगा आपका फर्स्ट चैप्टर ये फाइनल अकाउंट, वहां पे भी आपने देखा रहेगा भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज टैली हो जाता है। तो वो टैली होने का रीजन यही है कि जहां जहां से आपने कैपिटल के फॉर्म में पैसा क्या किया है, सोर्स ऑफ कैपिटल पैसा उठाया है, वो क्या करेगा, आप पूरा एप्लीकेशन मतलब यूटिलाइज करोगे। इसलिए असेट साइड्स का और एक ऑल्सो कोड बोलते हैं उसको, असेट साइड को यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, लायबिलिटीज वाले साइड को क्या बोलते हैं, इक्विटी लायबिलिटी साइड को सोर्स ऑफ फंड। चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, और जो ये चैप्टर का सेकंड चैप्टर ही है सोर्स ऑफ फाइनेंस, जहां पे ओन कैपिटल और बोरो कैपिटल के अंदर बहुत डिटेल में समझा है, वो भी अपन क्या करेंगे रिवीजन के फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। और डिटेल में मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा, अगर आपको वीडियोस देखना है तो पूरे वीडियोस डिटेल में सभी पॉइंट्स के पूरा चैप्टर्स विद एक्सरसाइज मेरे प्ले लिस्ट में जाके मिलेगा। यहाँ पे प्योरली रिवीजन लेक्चर्स हो गए, प्योरली रिवीजन, ओनली रिवीजन, बिकॉज 2 महीना ही बाकी है अपने को रिवीजन तगड़ा करना है। कुछ भी डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर मेरी डाउट है, आपका जो भी डाउट डिफिकल्टी है शॉर्ट आउट किया जाएगा। यस चलो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने इसको दिया गया। यस तो पहले आ जाते हैं अपन थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेते हैं कि जनरली कंपनी के अंदर जो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो मैनेज करता है वो जनरली फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उसको फाइनेंशियल मैनेजर बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। उसके मेजर 2 डिसीजन होते हैं, कोई भी कॉर्पोरेट फाइनेंस का 2 मेजर डिसीजन होते हैं कि भाई पैसा कहां से लाएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक बार पैसा आने के बाद उसको इन्वेस्ट कहां करेगा, नथिंग बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये 2 डिसीजन होते हैं कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर का। ध्यान से सुनो बच्चे लोग, ये जनरली आपको 1 लाइन कमेंट्स या तो ट्रू फॉल्स विद रीजन आ सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजर का एज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन रोल क्या होगा, तो मतलब इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछेगा, मैं ट्राई करूंगा कि आपको 100% कि भाई आपको जो क्वेश्चन बनते रहेंगे वो मैं तुम लोग को बताते जाऊंगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने तुमको लगा कि भाई ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने तुम लोगों को क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। तो जनरली 2 डिसीजन लेता है फाइनेंशियल मैनेजर कि कहां से पैसा लाएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन, और वो पैसा कहां इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। या चलो 2 डिसीजन होने के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, भाई पैसा क्यों जरूरी है बिजनेस के अंदर। अरे आज कोई भी डिसीजन, अगर मेरे को पिकनिक जाना है तो मैं किसके बेस पे जाऊंगा, मेरे जेब में कितने पैसे हैं। तो भाई अगर आपको छोटा सा एक पिकनिक जाना है, उसका पूरा डिसीजन किस पे, पैसे पे, तो ये तो बिजनेस है। तो बिजनेस का भी जो भी डिसीजन है, इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का पहला इंपॉर्टेंट आता है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कि भाई आज मेरे को कोई भी बिजनेस छोटा सा भी डिसीजन लेना है तो वो सोच समझ के लेना है, बिकॉज एक भी फंड आपका, पैसा आपका मतलब डिसयूटिलाइज नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है आपको, वो भी फंड आपके अकाउंट्स में आ रहा है उसका। यस तो मैं खाली जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी डिसीजन लेना है, आज मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दूसरी ऑफिस खोलनी है, तो वो मैं तभी खोल पाऊंगा जब भी मेरे अकाउंट में पैसा होगा। तो पहला ही हो गया हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, तो पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा कंपनी के अंदर फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, डिसीजन मेकिंग। सेकंड है राइजिंग इन कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, ऑफकोर्स नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च करना है तो मैं प्रोजेक्ट तभी लॉन्च कर पाऊंगा जब भी पैसा होगा तभी। थर्ड हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D बोलते हैं शॉर्ट में। भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्मॉल कंपनी करती ही नहीं है, जनरली बात करो, क्योंकि उसके लिए तगड़ा फाइनेंशियल बैकअप चाहिए। जिसके पास तगड़ा फाइनेंशियल बैकअप होगा वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करेंगे, बाकी छोटी मोटी कंपनी कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके रेगुलर खर्चे इतने होते हैं कि भाई वो एक्स्ट्रा खर्चा परवड़ेगा ही नहीं उसको। यस नेक्स्ट स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, ऑफकोर्स कोई भी बिजनेस अगर स्मूथ रन पे चलाना है तो फाइनेंस की जरूरत है, क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चा आपके लग जाता है।
मैं डायरेक्ट खर्चे की बात करूं, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कोई गुड्स का प्रोडक्ट मार्कर का बना रहे हो आपका बिजनेस है, तो मार्कर का जो भी रॉ मटेरियल्स है, फिनिशिंग गुड्स है, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो तो लगेगा, मतलब अदरवाइज मार्कर कैसे बनेगी। बट जो इनडायरेक्ट खर्चा है, ऑफकोर्स इसको बनाने के लिए कौन चाहिए आपको, कोई एम्प्लॉय चाहिए, उसको सैलरी देनी है, आप रेंट लोगे, फैक्ट्री लोगे तो रेंट भरना है उसका, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये सब खर्चे भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये खर्चा पूरा करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फंड होना चाहिए, कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना जरूरी है, तो ही बिजनेस आपका स्मूथ चल सकता है, अदरवाइज स्मूथ नहीं चल सकता। यस, नेक्स्ट आ जाएगा कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटी। ऑफकोर्स वेरियस एक्टिविटी मतलब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट डिवाइड होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट अलग हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, पैकेजिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया। अगर ये दो सबका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहा तो भाई मालूम गिरा कि मैन्युफैक्चरर के पास पैसा ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है, और परचेज वाला ने परचेज ऑर्डर ले लिया, तो भाई बेइज्जती तो अल्टीमेटली किसकी होगी, कंपनी की होगी ना। वहां पे आप लड़ाई नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग और परचेज डिपार्टमेंट की, आपने मुझे बोला ही नहीं ऑर्डर लेने से पहले, क्योंकि कंपनी के अंदर पैसा ही नहीं है, कंपनी के अंदर पैसा नहीं है तो भाई रॉ मटेरियल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो फिनिश गुड्स नहीं बनेगा, फिनिश गुड्स नहीं बनेगा तो डिलीवरी क्या करोगे, बाबा जी का टुल्लू। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस स्मूथ रन करने के लिए, और ऑफकोर्स फाइनेंस तो है ही। नेक्स्ट, प्रमोट द एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। जस्ट मैंने बोला कि भाई मुझे नई ब्रांच खोलनी है, नई मुंबई में मेरी ब्रांच है, दिल्ली में मुझे ब्रांच ओपन करनी है, बिजनेस एक्सपांड करना है, तो भाई पैसा तो चाहिए। क्या बोलती है पब्लिक। नेक्स्ट है मैनेजिंग द रिस्क। कोई भी रिस्क को देखो, बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क, प्योरली बिजनेस क्या एक रिस्क है। आपने देख लिया रहेगा कोविड जैसी सिनेरियो में भी बड़ी बड़ी नामचीन कंपनी, यहाँ पे नाम नहीं लूंगा मैं, नामचीन कंपनियों ने भी क्या कर लिया, एम्प्लॉइज को ले आउट कर दिया, ले ऑफ कर दिया। बिकॉज क्यों, क्योंकि भाई कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं था सैलरी देने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब रिस्क जो कोविड में आया, रिस्क भाई बिजनेस है भाई, अगर आपने इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठे हो तो आपको ये सब एंगल सोचने हैं। कभी भी कुछ भी उठ के आ सकता है। कोविड जैसे लाइव एग्जांपल की तो 2-3 साल पूरा इकोनॉमी को हिला के बैठ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो टाइम पे भी ये सब चीजें ध्यान में रखना। तो वो सब रिस्क को लॉस कर, देखो रिस्क को आप पूरा तरह निकाल नहीं सकते। कोई भी रिस्क हो बिजनेस के अंदर, आप ये नहीं बोल सकते कभी दावे ठोक के कि भाई मेरा बिजनेस विदाउट रिस्क है। नहीं, आप ये बोल सकते हो मेरा बिजनेस थोड़ा लेस रिस्की है एज कंपेयर टू दिस। बट बिजनेस में आप कभी भी दावे के तरफ ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा बिजनेस रिस्क फ्री है। रिस्क तो एवरी बिजनेस में है। तो ऑफकोर्स वो सब मैनेज करने के लिए वो नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाती है, जैसे कोविड इज वन ऑफ द एग्जांपल। उसको मैनेज करने के लिए आपके पास फंड होना जरूरी है। रिप्लेस ऑफ ओल्ड असेट, अगर आप सोच रहे हो कि नई असेट बाई करनी है तो ओल्ड असेट को आपको निकालने के लिए भी पैसा चाहिए न्यू असेट बाई करने के लिए। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट और पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फीस। तो ये सब चीज़ के लिए आपके पास कंपनी के अंदर फंड चाहिए। तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट मैं बात करूं कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आ जाता है। डायरेक्ट मैं आ जाता हूं, बात करता हूं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जब भी बात करता हूं तो मेरे माइंड में उसका डिफरेंस बिटवीन ही पहले वो दिखता है मुझे, जो ये रहा। यस, कहाँ रहा, ये रहा। हमेशा मैंने तुम लोग को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया है कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ए बोर्ड एग्जाम में भी है। तो यहाँ पे थोड़ी झलक देख लेते हैं। नो डाउट मैंने कमिटमेंट तुम लोग को किया है कि मैं पूरा एक वीडियो लेके आऊंगा, सेशंस लेके आऊंगा, जहां पे अपन डिस्कस करेंगे फिक्स कैपिटल पे और वर्किंग कैपिटल पे ही। सॉरी, नॉट ओनली फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, टोटल डिफरेंस बिटवीन में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके सिलेबस के अंदर दिया है पूरा एक पीडीएफ बना के लाऊंगा। ओनली सेशन जो होगा 1-1.5 घंटे का डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्योंकि वो 4 मार्क का भी अगर एक आता है तो अगर आपको 3 भी पूछ रहे, 4 भी पूछ रहे, जितने भी पूछ रहे हैं 12 से 15 मार्क आपको एक वीडियो 1.5 घंटे का देख के मिल सकता है। पर वो हेल्प आउट आपको खाली नॉट ओनली डिफरेंस बिटवीन के लिए हेल्प करेगा, बट वो आपको कमेंट्स हो गया, ट्रू फॉल्स विद रीजंस हो गए, उसमें भी हेल्प करेगा। अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये डिफरेंस बिटवीन में नहीं आता, खाली आता है शॉर्ट नोट के अंदर फिक्स कैपिटल, तो आप ये पार्ट लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, चलो। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस थोड़ा दिया है कि भाई फिक्स कैपिटल किसके लिए जरूरी होता है, फिक्स एसेट बाय करने के लिए बहुत बेसिक है। वर्किंग कैपिटल वो असेट है कि जो करंट असेट रिफर्स टू द सम ऑफ द करंट असेट। नेचर हो गया, इट इज ऑफकोर्स जो खर्चा कर रहे हो वो परमानेंटली इन नेचर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मशीनरी ली, फिक्स कैपिटल इज अ मशीनरी, तो वो परमानेंटली हमेशा बिजनेस के अंदर ही रहेगा। वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो वो परमानेंट नहीं होता, वो सर्कुलेट होता है, चेंज होता है, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट और डिपेंड ऑन द नीड ऑफ द बिजनेस। तो ये ऑलवेज चेंजिंग होता है।
पर्पस इट इज ए इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट लाइक द लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी। जैसे मैंने बात किया वर्किंग कैपिटल जनरली इन्वेस्ट करते हैं सच असेट लाइक करंट असेट, कैपिटल कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, आपका बिल्स रिसीवेबल हो गए, तो ज्यादा नथिंग बट करंट या तो वर्किंग कैपिटल बोल सकते हो आप। सोर्स की बात करो तो फिक्स कैपिटल कहां से आ सकता है आपको? फिक्स कैपिटल आपको कैपिटल के फॉर्म में आ सकता है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, तो दिस आर द नथिंग बट लॉन्ग टर्म लोन्स। वर्किंग कैपिटल आपको कहां से मिल सकता है? शॉर्ट टर्म लोन से मिल सकता है, डिपॉजिट से, ट्रेड क्रेडिट से आपको क्या मिल सकता है? वर्किंग कैपिटल मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेस्टर, अगर जिसका लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म के भाई मुझे अभी प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए, तो भाई उसको इधर इन्वेस्ट करना है। और जिसको आज पैसा डाला 10 दिन में डबल, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, पर जिसको फटाफट रिटर्न चाहिए अपने पैसे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो किधर इन्वेस्ट करेगा? वर्किंग कैपिटल पे। ऑफ कोर्स फिक्स कैपिटल मोर रिस्की है भाई, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी नहीं चलेगी, ये तो क्या 10 दिन 15 दिन 1 महीने में पैसा क्या आ जाएगा आपका? वापस आएगा, तो ज्यादा लेस रिस्की। पर लेस रिस्क के साथ रिटर्न भी क्या होगा? लेस होगा, इसका रिटर्न क्या होगा? ज्यादा होगा। यार तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अभी मैं बात कर रहा था, तुम लोग को यहाँ पे आ जाते हैं जहां पे उन लोग ने मैंने तुम लोग को बोला भी था कि अगर सपोज कि अज्यूम कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल उन लोग डिफरेंस बिटवीन नहीं पूछते इस साल, उन लोग एक ही, अगर उनको देखो नॉलेज जज करना है कि भाई बच्चों को प्रॉपर मालूम है कि डिफरेंट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, तो उन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट अगर इस बार पेपर्स जो सेट कर रहे हैं उसका माइंडसेट ऐसा है टीचर्स का, सॉरी, कि भाई नहीं, हम लोग को अभी इस बार बच्चों को खाली एक पे टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल फिक्स कैपिटल पे, तो उन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट यू मीन बाय फिक्स कैपिटल एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। तो उन लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट फिक्स कैपिटल पे क्वेश्चन कुछ रेज करेंगे और डायरेक्ट उसके फैक्टर पूछ लेंगे कि कौन से ऐसे मेरे फैक्टर है जो मेरे फिक्स कैपिटल पे अफेक्ट करेंगे। तो जाके यहाँ पे बहुत सारी जैसे बात करूँ नेचर ऑफ बिजनेस, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस सर्विस का है, तो सर्विस में इतना फंड की जरूरत नहीं होती है, बट अगर मेरे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो ये हो जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, कॉमन सेंस है, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा फिक्स कैपिटल, जितना कम बिजनेस, छोटा बिजनेस उतना कम वर्किंग फिक्स कैपिटल। ठीक है। स्कोप ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस के अंदर में बात करूं स्कोप के, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिजनेस ऑफ द फॉर्म विच आर अ फॉर्म टू कैरी ऑन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने जस्ट बोला कि अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। बट अगर सपोज कि अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन या तो प्रोडक्शन का है तो मुझे लार्ज स्केल पे चाहिए, बट अगर मेरा सर्विस का है, सर्विस खाली मुझे सर्विस कर देनी है, अगर सपोज कि मैं मेरी बात करता हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, CS हूँ, अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस खोलता हूँ, अज्यूम करो प्रैक्टिस ओपन करता हूँ, तो मुझे एक छोटी सी ऑफिस लेनी है, एक कंप्यूटर लेना है, एक लैपटॉप लेना है, हो गया। बट अगर मैं को ये हो गया मेरा सर्विस सेक्टर जहां पे मुझे फिक्स कैपिटल इतना नहीं लगा, बट क्योंकि मेरा सर्विस का बिजनेस है, अगर कि मैं ये सोचता हूं कि भाई मुझे कोई मार्कर बनाना है और मुझे उसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। कैसे सर? क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको मशीनरी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो मशीनरी का कॉस्ट कितना होगा? ज्यादा ही होगा ऑफकोर्स, तो उसके टाइम पे मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट है एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट, अगर आप लीज पे लेना चाहते हो, लीज पे और रेंट पे कोई प्रॉपर्टी, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि आप रेंट पे ले रहे हो प्रॉपर्टी। बट आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे लीज पे और रेंट पे नहीं लेना है, मुझे खुद का प्रॉपर्टी बाय करना है बॉस, तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखना है कि जहां पे आपको कहां पे आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और कहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का कोई जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, उसके लिए अलग से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाएगा अरेंजमेंट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्ट, हो गया एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, जैसे कि यहाँ पे भी एक एक्सप्लेनेशन दिया था जब भी मैंने पढ़ाया था तभी, कि अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंड हैंड मशीनरी ले रहे हो और न्यू मशीनरी ले रहे हो, न्यू मशीनरी का कॉस्ट है 10 लाख रुपया, ओल्ड मशीनरी का कॉस्ट है 5 लाख रुपया, तो आप अगर ओल्ड मशीनरी ले रहे हो, ओल्ड असेट ले रहे हो, तो वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि भाई जहां पे मुझे 10 लाख नई मशीनरी का देना पड़ा था, वहां पे मुझे अभी कितना देना पड़ रहा है? 5 लाख ही देना पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स आपका ऑटोमेटिकली फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट 10 लाख से कहां से आ गए? 5 लाख पे आ गए। ठीक है, तो ओल्ड असेट हो गए। एक्विजिशन ऑफ असेट होना कंसेशनल रेट, अगर आपको कोई कंसेशन मिल रहा है तो ऑफकोर्स आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। सपोज कि गवर्नमेंट ने कोई मेक इन इंडिया में प्रोजेक्ट में, सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी लॉन्च की, खाली अज्यूम करो, ये सब
मिथ ऐसे मान लो, आप खाली जो मैं बोल रहा हूँ मान लो, और वो मशीनरी खाली गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर मेरे को ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है अगर, तो फिर मेरे को कंसेशन देना पड़ेगा। अगर मैं कंसेशन दे रहा हूँ जहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में प्राइवेट सेक्टर वाला वो मशीनरी 8 लाख रुपए में दे रही है, और वही मशीनरी गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए में दे रही है, सेम मशीनरी कंसेशनल रेट पे, तो जहां पे आपको 8 लाख चाहिए था उसका डायरेक्ट आ गया 5 लाख, मतलब 3 लाख की फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, ऑटोमेटिकली कम हो गई, बिकॉज गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया है, कंसेशन दिया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कंडीशन, ऑफकोर्स ये भी एक बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है आपके फिक्स कैपिटल को रिक्वायरमेंट के लिए। कोविड जैसा वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे आपको अज्यूम करो, खाली मैं बोल रहा हूँ वो एग्जांपल के लिए ट्रीट करना, मेरा डिस्क्लेमर है यहाँ पे, मैं क्लियर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई कंट्री या तो कोई पार्टी या तो कोई आउट ऑफ वर्ल्ड अगर कॉन्टेक्स्ट से मैं कुछ बात करूँ तो जस्ट मेरा ये आप खाली एग्जाम्पल के लिए फॉर्म में क्या करना, ट्रीट करना। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी मैं चाइना से मंगा रहा था, अगर वो मशीनरी कोविड से पहले की बात करूँ तो कोविड से पहले मैं चाइना से मशीनरी मंगा रहा था, वो 8 लाख रुपए की थी, बट बिकॉज ऑफ द कोविड आ गया, गवर्नमेंट ने कट कर दिया रिलेशन किसके साथ, चाइना के साथ। वही मशीनरी में अभी यूएसए से मंगा रहा हूँ जो मुझे पड़ रही है 15 लाख रुपए में। तो जहां से दिख रहा हो डिफरेंस 8 से 15, तो वो 8 से 15 का डिफरेंस जहां पे ऑलमोस्ट 7 लाख का जो डिफरेंस है वो मुझे फिक्स कैपिटल के फॉर्म में ज्यादा देना पड़ रहा है, जहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई, सॉरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल कंडीशन। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि कहां से आप बिजनेस डील कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि भाई गवर्नमेंट एक छोटा सा डिसीजन ले लेते हैं वर्ल्ड वाइड और इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप कोई पर्टिकुलर कंट्री के साथ क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो। यस, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रेंड इन द इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन ट्रेंड, ये भी बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है कंट्री के पर्सपेक्टिव से। ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, कंट्री के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि जहां पे आप देख रहे हो कि भाई कंट्री का पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जो बहुत डिफिकल्ट, जो बहुत बोल सकते हो अच्छी बात नहीं है, बट हाँ यस, जस्ट एग्जांपल के लिए बोलो कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना गवर्नमेंट को सर्विसेज अवेलेबल करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पॉपुलेशन ट्रेंड है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम ज्यादा, अगर पॉपुलेशन कम हो रहा है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। नेक्स्ट हो जाएगा कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ये भी एक बड़ा बोल सकते हो एडवांटेज बोल सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आईफोन इंडिया में बन रहा है, तो ऑफकोर्स आईफोन इंडिया में बनना है तो उसके लिए भाई फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका सेटअप, उसकी मशीनरीज, ये सब चीजें, टेक्नोलॉजीज, वो सब बाय करने के लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। और कॉम्पिटिटिव फैक्टर ऑल्सो कि भाई अगर सपोज फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के लिए ट्रीट करना, टाटा के पास वो प्रोडक्ट है बट रिलायंस के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, एग्जाम्पल। तो टाटा के पास वो मशीनरी है लेटेस्ट वाली और रिलायंस के पास नहीं है, तो रिलायंस तो ये सोचेगा ना कि ऑफकोर्स अगर मेरे को मार्केट में कंपटीशन करना है तो मुझे वो टाटा जैसा मशीनरी लाना पड़ेगा। तो कंपटीशन के कारण मेरे को मशीनरी लानी पड़ी, इसलिए मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, ज्यादा हो गई। कॉम्पिटिटर फैक्टर, समझ आया? तो दिस आर नथिंग बट फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का भी है, तो उसके भी सर्टेन पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, सब चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट रिवीजन लेक्चर्स अपना। साइज ऑफ द बिजनेस हो गया, जितना छोटा बिजनेस उतना फिक्स वर्किंग कैपिटल, अभी बात कर रहा हूँ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम, जितना बिजनेस बड़ा उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा। वॉल्यूम ऑफ सेल, प्रोडक्शन साइकिल कि भाई आपको कितने दिन में पैसा रिटर्न आ रहा है, प्रोडक्शन साइकिल बोल सकते हो आप। बिजनेस साइकिल, अगर बिजनेस बूम पीरियड पे मतलब तेजी है, कोविड के बाद अभी क्या बोल रहे हो, तेजी। कोविड के टाइम पे बिजनेस क्या था, मंदी पे था, मतलब इकोनॉमी बूम कर रही है या तो बेयरिश बोलते हैं उसको। यस, तो डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक कैसी कंडीशन में, तो उसके हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करता है उसके हिसाब से। अगर बूम पीरियड पे है, इकोनॉमिक तेज है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी क्योंकि आपको ज्यादा क्या करना है, गुड्स बनाने हैं क्योंकि सेल ज्यादा है। अगर बेयरिश है, इकोनॉमी ठंडी चल रही है, कोई बाइंग सेलिंग इतना है नहीं, तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन बनाना नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो जाएगा। ऑफकोर्स अगर आपको बिजनेस बड़े लेवल पे करना है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, छोटे लेवल पे कम होगी। मैनेजमेंट एबिलिटी और एक्सटर्नल फैक्टर इज ऑल्सो अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे बैंक से लोन लेना है, पहले बैंक से लोन इजीली मिल जाती थी, तो मैं इतना वर्किंग कैपिटल रखता नहीं था, क्योंकि मुझे जब भी पैसे की जरूरत पड़ जाती थी तभी मैं जाके आता था, सर क्या बोल रहे हो, कितना फास्ट बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। देखो शांति से समझो, अगर सपोज के फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर बैंक आ गया,
जहां पे पहले मेरे को जाता है बैंक पे पैसा लेने जाना था, ऐसे मिल जाती थी लोन, तो वो मैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रखता था, मतलब मैं कम पैसा रखता था, मुझे मालूम था कि भाई मैं कल सुबह जाऊंगा मुझे लोन मिल जाएगी। बट अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपको इजीली लोन नहीं मिल रही है बैंक से, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। तो एक भी बात यहां पे बोल रहा है कि इफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक प्रोवाइड फंड टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस। मुझे मालूम था कि मुझे सुबह जाके वर्किंग कैपिटल मिल जाने वाला है बैंक से, तो मैं अभी से क्यों पैसा जमा करके रखूं, वो लाइन बोला है। ठीक है, चलो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं बॉस, तो देखो अगर कुछ भी डाउट हो अभी भी कि सर इतना फास्ट जा रहे हो, स्लो जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना काहे की है बताओ, तो आप बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मुझे ये डाउट्स है, आपके जो भी डाउट्स है क्लियर किया जाएगा। यस, चलो अपन आराम में, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बराबर मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है। अगर कोई कमेंट नहीं आ रही तो मैं तो एज्यूम यही करूंगा बॉस, अगर कोई भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आपके, मेरे ये डाउट है सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, बिंदास समझाइए। यस, चलो नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, वापस से वो वीडियो बनाने का पर्पस क्या, मेरा टारगेट है कि 20-25 मिनट में आपको समझा दो पूरा चैप्टर्स, रिवीजन उसको ही बोलते हैं। यस नो, यस यस, हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो। यस, चलो आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ कैपिटल फाइनेंस के अंदर, जो मैंने इंपॉर्टेंस दिया शॉर्ट नोट के फॉर्म में। मेरे हिसाब से मोस्ट, मैं अगर पेपर सेट करता, अगर मुझे ऐसा सौभाग्य मिलता, तो मैं ये वाला क्वेश्चन जरूर डालता, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल फाइनेंस, जो शॉर्ट नोट के लिए बहुत स्वीट दिखता है और अच्छा भी दिखता है और थोड़ा क्लियर करता है सेकंड चैप्टर का बेस। क्यों? क्योंकि सेकंड चैप्टर का एक बेस है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल की बात करता है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, तो बोरोड कैपिटल के अंदर। तो ये बेस के लिए एक कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एक मस्त शॉर्ट नोट बैठता है। अभी बात कर रहा हूं कि कंपोनेंट मतलब पार्ट्स बोलते हो, ऐसे कौन से पार्ट है कैपिटल के अंदर जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको मालूम है इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। सिंपल एंड सोबर डेफिनेशन दिया है, क्या है ध्यान से सुनो, इक्विटी शेयर कैपिटल इज दैट कैपिटल विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, इज नथिंग बट इक्विटी शेयर्स। यस, उसको ना तो डिविडेंड में राइट्स मिलता है, ना तो कैपिटल्स के अंदर राइट्स मिलता है, कोई राइट्स नहीं मिलता है इसको। बात करता हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर को दोनों में राइट्स मिलता है एज अ पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड दूसरा किसमें इसको राइट मिलता है, कैपिटल के अंदर। डिविडेंड में भी पहला राइट मिलेगा, कैपिटल में भी उसको राइट्स मिलेगा, किससे, इक्विटी से पहले। तो ये हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर। रिटेन अर्निंग नथिंग बट आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान में रखना यहाँ पे एक वन लाइन का एक ऑब्जेक्टिव बनता है हर बार कि रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट रिटेन अर्निंग, और अब इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है और उसको प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोला गया। यस, इट इज नथिंग बट प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ऑल्टरनेट वर्ड में अगर आया इसके अंदर, वन वर्ड में अंदर या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, तो याद रखना रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये हो जाएगा ओन कैपिटल का। 3 पार्ट दिया है, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग, जो बिजनेसमैन ने अपने मतलब ओनर ने अपने जेब से पैसा डाला है। अभी मैं बात करूं बोरोड कैपिटल के अंदर। बोरोड कैपिटल के अंदर पहला आता है डिबेंचर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, आई होप यू नो वेरी वेल, जिसको आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना है, तो ये हो जाएगा डिबेंचर्स। और टर्म लोन मतलब बैंक लोन, जहाँ आपको डिफरेंट बैंक से या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन मिलेगा कैपिटल के फॉर्म में, उसको बोलते हैं टर्म लोन। तो दिस आर नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल फाइनेंस। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल में वही है कि ओन कैपिटल को ना तो कोई कमिटमेंट होती है किसकी, डिविडेंड की, कि आपको हर महीने इतना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। बट बोरोड कैपिटल में वो कमिटमेंट मिलती है कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, बैंक को कोई लेना देना नहीं है, उसको डिबेंचर को कोई लेना देना नहीं है। दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कि भाई जिसमें बिजनेसमैन को या तो बिजनेस को एवरी मंथ अपना इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल का। समझ में आ रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, पैसा कमा रही है, डूब रही है, कोई लेना देना उससे नहीं होगा। यस, तो उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका रहेगा। इफ यू आर स्टिल डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 1, बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अपन नेक्स्ट सेशन में
एक एक चैप्टर फटाफट डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में अपन चैप्टर नंबर 2 को लेके आएंगे और ओसी का भी जल्दी में लेके आऊंगा रिवीजन लेक्चर्स, ओसी एसपी इकोनॉमिक्स ऐसा फटाफट सबका मैं रिवीजन लेके लेक्चर्स लेके आऊंगा। तो फटाफट क्या कर लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।